नमस्कार। प्रस्तुत करने जा रही हूँ हिंदी के जाने माने लेखक राघवेंद्र सैनी द्वारा लिखी हुई कहानी सालते क्षण। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने सालते क्षण जीवन भर के लिए रह जाते हैं, खासकर तब जब ऐसे पारिवारिक रिश्ते हों जो उन क्षणों को घटाने की जगह एक ऐसा क्षण और जोड़ दें जो ताउम्र कचोटता रहे। ऐसे ही सड़े गले रिश्तों के पसोपेश की उधेड़-बुन है यह कहानी। 5 वर्षों के निर्वासन के बाद मैं फिर यहाँ आया हूँ। सोचा था यहाँ कभी नहीं आऊँगा, लेकिन प्राचीन सालते क्षणों को एक नए परिवेश में देखने के मोह का मैं संवरण न कर पाया था। जीवन के हर निर्वासित क्षण में भी इस मोह की स्मृति मेरे मन के भीतर बनी रही थी और मैं इसी के उतार चढ़ाव संग घटता बढ़ता रहा था। फिर भी आज तक मैं यह न जान पाया कि यह मोह क्यों और किसके प्रति है। हाँ, एक नन्ही सी अनुभूति मेरे मन के भीतर अवश्य है जो मुझे बार बार यहाँ आने के लिए बाध्य करती रही है। यह अनुभूति माँ के प्रति भी हो सकती है और अमृतसर की इस धरती के प्रति भी, जिसकी मिट्टी में लोट पोट कर मैं बड़ा हुआ। इसे लेकर मैं कभी एक मन नहीं हो पाया था। यदि हो भी पाता तो भी मुझे बार बार यहाँ आना पड़ता। बस से मैं बड़ी बदहवासी में उतरा। बदहवासी यहाँ आने की कि वे क्षण जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ अपने परिवेश में यदि ज्यों के त्यों हुए तो जो निरर्थकता मन के भीतर आएगी उसका सामना कैसे कर पाऊंगा। बाद में हाथ में पकड़े ब्रीफ केस में सहेज कर रखी नोटों की गड्डी से मुझे बल मिलता है। थोड़ी देर के लिए मैं इस एहसास से मुक्त हो जाता हूँ कि अब मैं माँ का निखट्टू पुत्र नहीं हूँ। निखट्टू मेरा उपनाम है। इसके साथ ही मुझे याद हो आते हैं मेरे दूसरे उपनाम भी। सीधा और भोला होने के वश रखा गया भलोल उपनाम, सदा नाक बहती रहने के वश रखा दो मुही उपनाम। इन उपनामों से बार बार चिढ़ाने से मेरा जो रुदन निकलता तो माँ से लेकर छोटे भाई तक को गली में लड़ती कौशल्या की आवाज़ का आभास होता था। 9वीं में मेरे कौशल्या उपनाम की बड़ी चर्चा थी। मेरे मन में यह प्रश्न उस समय भी था और आज भी है कि अगर मैं भलोल हूँ या मेरी नाक बहती है तो इसमें मैं कहाँ दोषी हूँ। और यह भी कि मेरी दुर्दशा करने वाले मेरे अपने कहाँ हुए। अब सोचता हूँ मेरे इनके साथ केवल रोटी कपड़े तक का संबंध रहा है। वह भी इस घर में पैदा हुआ हूँ शायद इसलिए। मुझे पता ही नहीं चला कि कब संगम सिनेमा से गुजरकर पिंगलवाड़े तक पहुँच गया था। पिंगलवाड़े से मुड़ने पर पहले तहसील आती है। छुट्टी के रोज भी यहाँ भीड़ रहती है, जमघट लगा रहता है। मुकद्दमे ही मुकद्दमे, मुकद्दमे अपनों पर जमीनों के लिए, कत्लों के मुकद्दमे, तार तार होते रिश्ते, बेहिसाब दुश्मनी, कोई अंत नहीं। मैं जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ। आगे वह क्रिकेट ग्राउंड आता है जिस पर मैं बचपन में अपने साथियों संग क्रिकेट खेला करता था। माँ कहती क्रिकेट ने मेरी पढ़ाई ले ली। मैं कैसे कहता कि बड़े भाई की नई नई शादी, एक ही कमरे में पर्दे लगाकर उनके सोने का बंदोबस्त, पर्दे के पीछे के दृश्यों की परिकल्पनाओं ने मुझे पढ़ने नहीं दिया था। पढ़ने के लिए मैं मॉडल टाउन चाचा जी के पास और 40 कुओं पर भी जाता, पर पर्दे के पीछे की परिकल्पनाएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती थीं। धीरे धीरे मैं पढ़ने में खंडित होता चला गया। परीक्षा परिणाम आया तो मैं फेल हो गया था। पढ़ने के लिए जब फिर दाखिला भरा तो बड़े भाई का मत बड़ा साफ था। तुम्हें अब की बार याद रखना होगा, व्यक्ति कारखाने में तब पैसा लगाता है जब उसे लाभ दिखाई दे। विडंबना देखें, जब यही बात राजू भाई ने इन्हें कही थी तो सबके समझाने और मनाने पर भी पढ़ाई छोड़ दी थी। राजू भाई केवल यही चाहते थे कि कुक्कू का चक्कर छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। आज वही शब्द कहने से वे बिल्कुल नहीं हिचकिचाए थे। राजू भाई ठीक कहते थे, जिसका विरोध आज हम अपनी जान देकर करते हैं। कोई समय आता है हम परिस्थितियों द्वारा इतने असहाय होते हैं कि उसी बात को बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं। उस समय उनकी यह बात समझ में नहीं आई थी, आज समझ में आती है। मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी, इसलिए नहीं कि मुझे उनकी बात समझ में आ गई थी, बल्कि इसलिए कि बड़े भाई के शब्द मुझसे सहन नहीं हुए थे। बड़े भाई को भी शायद राजू भाई के यही शब्द सहन नहीं हुए होंगे। हम दोनों एक दूसरे की बात सहन कर लेते तो शायद हालात दूसरे होते। देखता हूँ क्रिकेट ग्राउंड भी अब वहाँ नहीं है। सोचा था जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो बच्चे पहले की तरह खेलते मिलेंगे। उनको खेलते देख मैं अपने बचपन के दिनों को याद कर लूँगा।
वहाँ एक सुंदर बंगला हुआ करता था, और भी कई सुंदर बंगले बन गए थे। मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता था। बच्चों के उल्लास तो आए दिन खत्म किए जाते हैं। बड़े भारी मन से मैं अपनी गली की ओर बढ़ता हूँ। गली के मोड़ तक आते आते मेरे पाँव ढीले पड़ जाते हैं। आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती। गली के लोग मुझे निखट्टू नाम से जानते हैं। मुझे देखते ही आग की तरह यह खबर फैल जाएगी। न जाने समय के कौन से क्षणों में मेरा नाम निखट्टू पड़ा। इस नाम से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने मोटर मैकेनिकी, कुलीगिरी, रिक्शा चलाने से लेकर होटल में बर्तन मांजने तक के काम किए, पर इस निखट्टू नाम से पीछा नहीं छूटा। चाहे तन के सुंदर कपड़े और नोटों से भरा ब्रीफ केस मुझे एहसास दिलाता है कि अब मैं माँ का निखट्टू पुत्र नहीं रहा हूँ। जानता हूँ मैं मन की हीन भावना से छला गया हूँ। यही भावना मुझे बल देती है। गली में झांक कर देखता हूँ कि जिस बात की अपेक्षा थी वैसा कुछ नहीं हुआ था। गली में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया था। सब कुछ बदल गया था। महाजनों का घर और बड़ा हो गया था। पहले हौजरी की एक मशीन हुआ करती थी, अब बहुत सी मशीनें लग गई हैं। गली भी पक्की हो गई है। मनसों की भैंसों के कारण जहाँ गंदगी फैली रहती थी, मुझे गली में कहीं भैंस दिखाई नहीं दी थी। घर के समीप पहुंचा तो मैं चकरा गया। हमारा घर कहाँ गया? उसकी जगह खूबसूरत 2 मंजिला मकान खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा कि कोई पहचान वाला मिले तो पूछूं कि दिनेश साहनी का घर यही है। एकाएक ऊपर लिखे साहनी बिला पर मेरी नजर पड़ी। दरवाजे पर एक और बड़े भाई के नाम की तख्ती भी दिखाई दे गई। भाई के नाम के नीचे लगी घंटी दबाने पर किसी अनजान महिला ने दरवाजा खोला। वह कपड़ों से नौकरानी लग रही थी। मुझे देखकर शायद वह यह पूछती कि आपको किससे मिलना है, कि इतने में कौन है कहती हुई माँ दरवाजे तक चली आई। मुझे देखकर आश्चर्य के भाव उनके चेहरे पर आए, फिर सामान्य हो गई। मुख से निखट्टू निकलते निकलते रह गया, पर निकला नहीं। माँ को देखकर नौकरानी सी लगने वाली भीतर चली गई। माँ ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। मैं उसको प्रणाम करने के बाद बड़े अनमने भाव से भीतर चला आया। कदम रखते ही आंखें चुंधिया गईं। पूरे कमरे में ईरानी कालीन, एक और बड़ी सी डाइनिंग टेबल, दरवाजे के पास चमकदार फ्रिज, एक तरफ सोफा व बेड, गद्देदार कुर्सियां और टीवी। टीवी के पीछे वाली दीवार पर मोतियों से बनाई गई एक औरत की आकृति फ्रेम की गई थी। मैं आगे नहीं बढ़ पाया, ना ही माँ ने मुझे बढ़ने के लिए कहा, बैठने के लिए भी नहीं कहा। मैंने महसूस किया कि मुझे बैठाने से ज़्यादा उसको यह बताने की चिंता है कि सारा सामान जिसे देखकर हैरान हूँ कहाँ से और कैसे आया है। माँ बोली, ये सारा सामान दिनेश ने फॉरेन से मंगवाया है। यह ईरानी कालीन अभी पिछले महीने ही आया है। टीवी और फ्रिज तो बहुत पहले आ गया था। पूरे 10 लाख रुपए लगे हैं। मैंने महसूस किया मेरे ब्रीफ केस में पड़ी रकम एकदम छोटी है। जो रकम माँ ने बताई थी उससे दोगुनी छोटी। इन 5 वर्षों में जो क्षण मुझे सालते रहे हैं वे और बड़े हो गए हैं। जाने कहाँ से पीड़ा की एक तीखी अनुभूति भीतर से उठी और भीतर तक चीरती चली गई। पीड़ा इसलिए कि निखट्टू उपनाम से मुक्ति पाने की जो इच्छा लेकर यहाँ आया था वह जाती रही। बैठक और ड्योढ़ी मिलाकर ड्राइंग रूम में इतनी कीमती चीज़ें हैं तो भीतर के कमरों में जाने क्या क्या देखने को मिले। माँ ने बताया, अपनी पत्नी के सारे गहने बेचकर जिस होटल में तुम बर्तन मांजते थे उसी होटल को खरीद लिया था। यह उसी की करामात है कि हमें कोई कमी नहीं है। ऐसे कहा जैसे अब भी उस होटल में बर्तन मांजता हूँ। गांव की जमीन उसने छेड़ी तक नहीं। कहता था जिसमें सब हिस्सेदार हों उसमें वह कुछ नहीं करेगा। माँ को भय हुआ कि कहीं मैं होटल में अपने हिस्से का दावा न करने लगूं, इसलिए साफ बात करना ठीक समझा। मैं कहने को हुआ कि इस मकान में भी तो मेरा हिस्सा है, पर चुप रहा। बाद में माँ ने महसूस किया कि उन्होंने मुझे बैठने को नहीं कहा। बूट उतार कर सोफे पर बैठ जाओ। यह सुनकर मैं संकुचित हो उठा कि उसका अपना बेटा अपने भाई की ईरानी कालीन पर बूट पहनकर बैठ नहीं सकता। कालीन पर तो बूट पहनकर ही बैठा जाता है। मैंने यह भी महसूस किया कि घर छोड़ते समय जिस तरह मुझे लेकर माँ भाव शून्य थी उसमें और वृद्धि हो गई है। ना मैं बैठा और न ही मैंने बूट उतारे। कहा, चलूँगा माँ। देखने आया था कि शायद तुम्हें मेरा अभाव खटकता हो, पर नहीं, यहाँ सब कुछ उलट है। तुम्हें मेरा अभाव नहीं था, बल्कि मुझे तुम्हारा अभाव था। कितना विलक्षण है कि बेटे को माँ का अभाव है पर माँ को नहीं। वहाँ से निकलने के बाद भी पीछे से माँ की आवाज़ आती रही,
कुछ खाते पीते जाओ, भाई से नहीं मिलोगे, होटल नहीं देखोगे। मुझे माँ की आवाज़ किसी कुएं से आती सुनाई दी। माँ दिनेश भाई के साथ इसलिए हैं कि दोनों एक ही वृत्ति के हैं, बेईमान और धोखेबाज। मैंने तो यह महसूस किया कि अब तक के सालते क्षणों में कुछ और क्षण समावेश कर गए हैं, और यह भी कि क्षण यदि खुद में बदल भी जाए तो निरर्थकता और बढ़ जाती है, जो आदमी को जीवन भर सालती है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे राघवेंद्र सैनी द्वारा लिखी हुई सड़े गले रिश्तों के पशुपेश की उधेड़-बुन से भरी हुई कहानी सालते क्षण। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।